नमस्कार, मैं प्रोफेसर बृजकिशोर शर्मा आज जो अपनी बात रखूँगा आधुनिक राजस्थान यानी कि ब्रिटिशकालीन राजस्थान में ग्रामीण कर्जदारी। ग्रामीण कर्जदारी का सीधा सीधा अर्थ किसानों की कर्जदारी से ही है और किसानों की कर्जदारी एक महत्वपूर्ण मुद्दा ब्रिटिश काल से लेकर आज तक बना हुआ है, किंतु अभी पिछले वर्षों में एक परिवर्तन आया है कि जो ऋणदाता एजेंसीज थी उनके स्वरूप में परिवर्तन आया है। जहां हम देखते हैं आज़ादी के भी और लगभग 20-25 वर्ष तक मुख्य जो साधन है वो केवल मनी लेंडर है, जिसको हम महाजन कहते हैं या सूदखोर कहते हैं। एक सूदखोर एक बहुत ही कठोर शब्द हो जाता है कि सूद को खाने वाले, बाकी तो वो महाजन ही हैं और महाजन ही एकमात्र स्रोत हुआ करता था, प्रमुख स्रोत हुआ करता था। यूँ तो और भी स्रोत थे जिनकी मैं बात आगे भी करूँगा। और ख़ास बात ये रही कि जो ये ग्रामीण कर्जदारी है, ये ऐसा नहीं है कि मध्यकाल में किसान कर्जदार नहीं था, मध्यकाल में भी था, किंतु मध्यकाल में सीमित कर्जदारी थी और मध्यकाल में जो है शोषण इतना नहीं था जितना कि साम्राज्यवादी शोषण, जो अंग्रेजी व्यवस्था के बाद जो शोषण बढ़ा, क्योंकि जो शोषण लीगलाइज हो चुका था, इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका था, वो शोषण नहीं लगता है, वो तो सामान्य बात थी। किंतु उसके बाद जो डिपार्चर है टूवर्ड्स इंक्रीजमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, उसका इम्पैक्ट हमको, चाहे वो ब्रिटिश इंडिया हो चाहे प्रिंसली स्टेट्स हो, सभी जगह बराबर से दिखाई देता है। और ग्रामीण कर्जदारी इतना बड़ा मुद्दा बना ब्रिटिश काल में, ख़ास तौर पर यूँ तो बंगाल में भी, बिहार में भी, सभी जगह है। और जहाँ जहाँ भी ये असंतोष पैदा हुआ अंग्रेज़ों के खिलाफ़, वो ख़ास तौर पर कृषि क्षेत्र में ही पैदा हुआ पहले। और कृषि क्षेत्र, वो ठीक है कि कृषि क्षेत्र से उपजा असंतोष विद्रोह के रूप में तो परिवर्तित हुआ, वो आंदोलन के रूप में परिवर्तित हुआ, किंतु वह राष्ट्रीय आंदोलन का रूप धारण नहीं कर पाया। और जब राष्ट्रीय आंदोलन का उदय होता है, उस समय हम देखते हैं कि ये तमाम जो किसान संघर्ष हैं, ये उस राष्ट्रीय आंदोलन के, उस स्वतंत्रता आंदोलन के अभिन्न अंग बन जाते हैं। तो यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ ग्रामीण कर्जदारी की, तो ग्रामीण कर्जदारी अध्ययन काल के दौरान, जिसको मैं आधुनिक काल कहता हूँ, और राजस्थान के संदर्भ में आधुनिक काल से मतलब 1818 से लेके 1949 के जो ये एक अवधि है, इस अवधि में ग्रामीण कर्जदारी की स्थिति क्या थी, ये एक विकट समस्या के रूप में सामने आई। और एक समय तो ये कहावत प्रचलित हो गई थी कि भारतीय किसान कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में रहता है और कर्ज में ही मरता है और कर्ज छोड़ जाता है। तो मतलब उसका जीवन और जीवन का अंत और उसके पश्चात भी कर्जा रह जाता है और किसान पुत्र को विरासत में कोई धन संपदा न मिल करके उसे बाप दादों का कर्ज मिलता है, जिसे उसे चुकाना है, जिसके लिए उसको अपना जीवन खपाना है। तो ये स्थिति जहाँ हो गई हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये सिचुएशन कितनी गंभीर रही होगी। वो बात अलग है कि आज किसान के विषयों में कोई बहुत रुचि लोगों को है नहीं, तो पढ़ा लिखा जो मध्यम वर्ग का जो उदय हुआ है, वो मिडिल क्लास जो है अपने आप को जो सोचता है, वो किसान को यूँ मानता है किसान बड़े आनंद में रह रहा है, सारी योजनाएं किसान के लिए बन रही हैं, किसान के लिए स्वर्ग है, और किसान ये टैक्स, इनकम टैक्स नहीं देता, ये नहीं करता। तो ये सब जो है मिसकंसेप्शन है एंड मिसपरसेप्शंस हैं। तो ये जो मिसकंसेप्शंस और मिसपरसेप्शंस हैं, इनसे सही सोसाइटी की नॉलेज सामने आ ही नहीं पाती है। तो जो कर्जदारी का मसला है किसानों की ख़ास तौर पर, क्योंकि जो ब्रिटिश पीरियड में भी था और आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल 1970 तो बहुत अधिक था, उसके बाद धीरे धीरे कुछ कम होने लगता है। तो मैं उस समय का मुझे भी ये जानकारी है कि जो भारतीय किसान है उसकी स्थिति क्या होती थी। तो उसकी स्थिति क्या है उसके बारे में भी मिसकंसेप्शन, क्योंकि अर्थशास्त्री भी अलग अलग होते हैं, एक तो गरीब का अर्थशास्त्री, एक अमीर का अर्थशास्त्री। तो जितने वर्ग हैं, जितने विचार हैं, उतने अर्थशास्त्री हैं और उनका देखने का नज़रिया भी अलग अलग हो जाता है।
तो एक वर्ग अर्थशास्त्रियों का या इतिहासकारों को भी हम कहें तो वो ये कहते थे किसान जो है फिजूल खर्ची करता है, इसलिए वो कर्जदार है। वो शादी विवाह में बहुत खर्च करता है, वो मृत्यु भोज पर खर्चा करता है, वो और जो है सामाजिक अवसरों पर खर्च करता है, परिवार में विवाह होता है तो वो खर्च करता है, तो उसमें बहुत फिजूल खर्ची करता है, इसलिए वो कर्जदार है। जबकि वास्तविकता ये है कि जो गिवन सिचुएशन की जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमिक सिस्टम का हम स्टडी करें तो ये पाएंगे कि किसान की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति उसके उत्पादन से नहीं हो पा रही है। संपूर्ण उपज को देने के पश्चात भी वह अपना जीवन यापन करने में कठिनाई महसूस करता है और वो कर्जा लेकर के अपना जीवन यापन करता है। तो ये जो आधुनिक काल है, इस आधुनिक काल में तो किसान की निर्धनता है, ये आर्थिक कारण है उसकी कर्जदारी का। जबकि सामाजिक कारण जिसकी लोग बात करते हैं वो बिल्कुल ही बेसलेस है। एक तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, पर्टिकुलरली अमंग दी पेजेंट कास्ट, अमंग द फार्मर्स, दहेज प्रथा का प्रचलन आज़ादी के तक तो नहीं है। उसके बाद तो खैर रूप ही बदल गया। जो किसान सामान्य स्थिति में था, आज वो किसान कई किसानों का वो वर्ग कुलक के रूप में भी है। तो अभी हम किसानों को पूरा समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई उनके किसानों के अंदर भी क्लासेज हैं। सभी किसान केवल किसान कहने से एक क्लास नहीं होता है, किसान में कुलक्स भी हैं, बड़े लैंडलॉर्ड्स भी हैं, मैकेनाइज्ड फार्मिंग भी है, वो सब कुछ है। लेकिन जो यहाँ पर हम बात करना चाह रहे हैं कि किसान को जो समझ लेते हैं हम लोग कई बार कि किसान एक कोई बहुत दुनिया की बहुत बड़े आनंद वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है। वो कष्ट में ही अपना जीवन बिताते हैं। तो मैं जो बात कर रहा था कि जो ये लोग ये कहते हैं कि सामाजिक वो जो उनकी बुराइयां हैं वो कारण थी उनकी कर्जदारी का, वो बिल्कुल बेसलेस है। क्योंकि किसान जातियों में ख़ास तौर पर, और जातियों में नहीं, अगर दूसरी जाति के लोग भी, जैसे मैं तो इवन मैं ब्राह्मण के बारे में कहता हूँ, जो ब्राह्मण खेती के कार्य से जुड़े थे, उनके बीच में दहेज प्रथा का कंसेप्ट था ही नहीं। क्योंकि उनके यहाँ जो लड़की की शादी जो बहू लेके आ रहे हैं वो तो उनके लिए वर्क फोर्स आ रही है, तो इसलिए वो कोई उसको लायबिलिटी नहीं मानते हैं। क्योंकि वो उसे पर्दे में नहीं रहना है, किसान की बहू है तो उसको खेती में काम करना है। तो यहाँ दहेज प्रथा थी ही नहीं, पहली बात तो उल्टा व्यवस्था यहाँ तक थी कि शादी होना ही मुश्किल होता था, तो शादी हो जाए बड़ी बात है, दहेज का कोई कंसेप्ट किसानों में था ही नहीं। अब रहा बात मृत्यु भोज की। मृत्यु भोज एक किसान अपने जीवन में कितनी बार करेगा? अधिक से अधिक एक माँ एक पिता, इनके तो दो की मृत्यु हो गई, दो मृत्यु भोज भी कर दिया, तो उससे कोई ऐसी कर्जदारी नहीं हो गई। असली तो यह है कि जब मैंने स्वयं जो मनी लेंडर से महाजन, उन महाजनों की गद्दियों पर जा कर के उनके वही खातों का अध्ययन किया, और उसमें मैंने ये पाया, क्योंकि जो मद लिखा रहता है तो वो कभी धोती के लिए ले रहे हैं, कभी लुगड़ी के लिए ले रहे हैं, कभी जूतियों के लिए ले रहे हैं। तो एक तो क्योंकि जब वो उसकी इकोनॉमी कमज़ोर है तो अपने जीवन यापन के लिए वो कर्जा ले रहा है, अथवा खाद्यान्न ले रहा है, या बीज ले रहा है, तो इस तरह, या कृषि यंत्र ले रहा है, या कृषि से जुड़े हुए पशु ले रहा है, बैल खरीद रहा है, दुधारू पशु खरीद रहा है, जो कि उसके पौष्टिकता के लिए, उनके बच्चों के पालन पोषण के लिए आवश्यक है। तो तमाम मदों के स्टडी में से मुझे ये सामने आया, क्योंकि एक आसामी का खाता कई पीढ़ियों तक चलता है एक ही बौरे के यहाँ, तो ऐसे मैंने खाते पकड़े, उनसे मैंने उसको कोरिलेट किया और यह पाया कि यह उनकी जो निर्धनता है, गरीब आर्थिक स्थिति है, यही प्रमुख कारण था किसानों की कर्जदारी का। अब हम इसके कारणों का अगर और खुलासा करें तो इनके कारणों में सबसे महत्वपूर्ण तो दोषपूर्ण भू राजस्व व्यवस्था थी। क्योंकि वैसे जो मैं बात कर रहा था पहले ब्रिटिश इंडिया की, वहाँ भी विद्रोह हुए किसानों के। सबसे बड़ा विद्रोह जो होता है किसानों का कर्जदारी के खिलाफ, वो 1875 में महाराष्ट्र में होता है, जिसे दक्कन एग्रेरियन राइट्स कहते हैं उनको, दक्कन के कृषि दंगे। और वहाँ पे क्या है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसान को भूमि का एक्सक्लूसिव स्वामी बना दिया गया था। वो न केवल खेती करने बल्कि उस खेती को बेचने, उस खेत को बेचने, उसको बदलने, उपहार में देने के लिए भी अधिकृत था। तो मनी लेंडिंग का जो बिज़नेस है वहाँ ज़्यादा फ्लोरिश किया, और जो मनी लेंडर है उसको किसान की ज़मीन एक साख के रूप में, एक गारंटी के रूप में प्राप्त हो गई, तो उसने खुल करके ऋण दिए।
और उन ऋणदाताओं के खिलाफ ही जो ये दक्कन का जो प्रेजेंट राइट है, ये प्रेजेंट राइट्स उसी को लेकर के हैं, जिसमें महाजनों के गद्दियाँ जला दी गई, महाजनों के बही खाते जला दिए गए, ये तमाम हुआ। तो ये 1875 में एक ट्रेलर तो दिखाया चुका था कि ये बड़े खतरनाक स्थिति में जा रही है, लेकिन उसके बाद से ये कानून थोड़े से किसान के हित में बनने लगे ब्रिटिश इंडिया में। तो जहाँ ये कानून तो ये बन गया कि जो कृषि भूमि है वो गैर कृषकों के हाथ में ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। तो इससे एक सेफगार्ड मिल गया किसानों को कि भाई चलो किसान की भूमि किसान के पास ही रहेगी, नॉन एग्रीकल्चरिस्ट के पास नहीं जाएगी। तो अब मैं जो बात कर रहा हूँ कि जो राजस्थान के संदर्भ में हम जब जो बात करते हैं तो यहाँ की जो दोषपूर्ण भू राजस्व व्यवस्था थी, जिस भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसान का अधिशेष राज, जागीरदार और जमींदार व महाजनों द्वारा लूट लिया जाता था। तो उसका जो सरप्लस है, जो उसको अपने जीवन यापन का एक आधार बन सकता था, वो आधार उसका इस नई भू राजस्व व्यवस्था में राजस्व और राजस्व के साथ साथ लाग बाग इन सब का इतना भार उसके ऊपर से, और जो है टैक्स चुंगी वगैरह, इन सब इतना भार उसके ऊपर हो जाता था कि वह अपने जीवन यापन के लिए नहीं बचा पाता था। और कई बार फसल आने के बाद फसल को सीधे ही महाजन खलिहान से ही उठवा लेता था और उसे अपने कोठारों में भर लेता था। 1-2 महीने का कोई खाने लायक अनाज छोड़ देता था और फसल के 2 महीने बाद किसान वापस महाजन के पास अनाज उधार लेने के लिए पहुंच जाता था कि मुझे खाने के लिए अनाज चाहिए। तो जो कृषि जो यहाँ का भू राजस्व प्रणाली है दोस्तों, ये पहला कारण है। दूसरा कारण है कि अंग्रेजी राज के प्रभाव के अंतर्गत कुटीर उद्योग का जो विनाश होता है, तो कोई वैकल्पिक व्यवसाय उन कुटीर उद्योग से जुड़े लोगों को लिए नहीं रहे, तो वह कुटीर उद्योगों से जो बेरोजगार हुआ जो जनसंख्या है वो कृषि की ओर मुड़ गई। तो कृषि पर जनसंख्या के भार में वृद्धि हुई, इसलिए कृषि और जो है कम आमदनी का साधन बन गई। इसके अलावा हम देखें अकालों की जो निरंतरता है, तो बराबर लगातार अकाल पड़ेंगे, वो भी किसानों की कर्जदारी का एक प्रमुख कारण बनता है। इसके अलावा जो धनी वर्ग थे, जो मनीड क्लास थी, उन्होंने महाजनी को व्यवसाय के रूप में विकसित किया। मध्यकाल में महाजन थे, वे ऐसे महाजन सेठ थे, वो नगर सेठ होते थे, वो राज्य के सेठ होते थे, वो जागीरदारों के सेठ होते थे। तो बड़े लोगों से इनको डील करना होता था, लेकिन किसानों से ज़्यादा उनका वास्ता नहीं होता था। अब क्या हो रहा है कि जो अंग्रेजी शासन आया, अंग्रेजी शासन मूल रूप से इंग्लैंड जो था एक पूंजीवादी देश था। वो पूंजीवादी देश भारत जैसे सामंती देश में आया, तो यहाँ वो सामंतवाद को प्रिजर्व करना चाहता था। अगर यहाँ पूंजीवाद पैदा होगा तो यहाँ का पूंजीपति ये चाहेगा कि जो लाभ ये ब्रिटिश साम्राज्यवादी ले रहे हैं, ये सारा लाभ तो हमको मिलना चाहिए। तो इसलिए क्या है, यहाँ जो पूंजी का निर्माण होगा, जो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, उसको कहाँ डाइवर्ट किया जाए, तो उसकी दिशा मुड़ दी कृषि की ओर। और कृषि की ओर साधन क्या बना कि ये महाजनी का व्यवसाय। तो धनी वर्गों ने महाजनी को एक फुल टाइम व्यवसाय के रूप में अपना लिया। जैसे हम महाजनों के बारे में भी देखते हैं कि जो मतलब ये लेन देन का काम करते थे, बोहरा लोग, इनको मेनली राजस्थान में बोहरा ही कहते थे, कई जगह बनिया भी कहते थे, क्योंकि इस व्यवसाय में बनिया लोग भी थे। बनियों में खासतौर पर अग्रवाल, खंडेलवाल, जैन और कुछ ऐसे कास्टें थी जो ब्राह्मणों में मानी जाती हैं, जैसे नंदवाना, पालीवाल, गौड़ ब्राह्मण, ये लोग भी महाजनी का व्यवसाय करते थे। तो कुछ ऐसे होते थे जो एक्सक्लूसिव व्यवसाय महाजनी का करते थे, कुछ ऐसे थे दुकानदारी भी कर लेते थे, परचूना भी बेचते थे और छोटा छोटा व्यापार और उधार का लेन देन भी कर लेते थे। तो वो उनको हम एज सच उनको महाजन नहीं कह सकते, वो छोटे दुकानदार थे जो छोटे स्तर पर उधार लेन देन का काम करते थे। तो यहाँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि धनी वर्गों ने जब महाजनी को एक व्यवसाय के रूप में अपना लिया, तो वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है, किस तरह फ्लोरिश कर सकता है, उसके लिए तौर तरीके वो खोजने लगे और इस व्यवसाय का विस्तार होने लगा। और इस व्यवसाय का ठीक है किसान को एक सपोर्ट भी मिलता था। मैं एक बोहरा जी से मिला था, बहुत बुज़ुर्ग थे, बहुत अच्छे आदमी थे वो। मैं उनसे मिला, उनके भरगत कम हो चुकी थी, लेकिन उनके पास पुरानी गद्दी थी, उनके पास खूब भैया थी।
तो वो ये कहते थे, शर्मा जी आप उनको ध्यान से देखो कि हम किसान को लूटते थे या हमको किसान लूटता था, आप देखो उसके बाद कुछ नहीं रह जाता था, कुछ नहीं होता था, तब भी हम उसको कर्जा देते थे। उस कर्जा के लौटने की गारंटी क्या थी? कोई गारंटी हमको वो देते नहीं थे, फिर भी हम लोग जो है रिस्क लेते थे। आखिर उनका अपना व्यू है, मैं ये भी नहीं कहता कि उनकी बात पूरी तरह से बेसलेस है, लेकिन वो उनका जो व्यवसाय है उस व्यवसाय का शिकार तो किसान ही था। चाहे कितना ही अच्छा भोरा जी हों, उसके बावजूद भी उनको आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते। तो इसके अलावा हम जो देखते हैं वो ख़ास तौर पर ये हमने पाया है कि कृषि ऋण की वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी नहीं थी कि भाई बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो इसलिए इस महाजन से बचा जा सकता है। वो ज़्यादा ऑल्टरनेटिव नहीं थे, और जो छोटे मोटे ऑल्टरनेटिव थे जिनकी बात मैं आगे करूँगा वो और भी कष्टदायक थे। उससे बेहतर तो वो होता था कि बोहरा एक ख़ानदानी बोहरा होता था, और किसान आसामी बोलते थे किसान को। वो बोहरा और आसामी के बीच में जो रिलेशनशिप थी, बड़ी क्लोज रिलेशनशिप होती थी। जब किसी किसान के घर में विवाह होता था तो चाहे वो गरीब हो चाहे धनी हो, लेकिन वो आसामी है किसी बोहरा का, तो उसका विवाह का कंट्रोल पूरा बोहरा जी के हाथ में आ जाता था। बोहरा जी बैठ जाते थे वहाँ जाकर के, कहीं कोई ज़रूरत पड़ेगी मैं बैठा हूँ यहाँ, मुझे बताइए जो भी करना है, ठीक है, हिसाब किताब कर लेंगे लेन देन का। तो आप ये देखिए कि वो लोग उनकी जिम्मेदारी लेते थे। तो प्रेफरेंस भी ये किसान लोग महाजन बोहराओं को ही देते थे, और छोटे मोटे जो महाजनी का काम करने लगे थे उनको ज़्यादा नहीं। तो इसमें जो साहूकारी साखी एजेंसीज हैं, बैंकें कोई थी नहीं, और मध्यकाल में एक प्रथा शुरू हुई थी टकावी ऋण की। टकावी ऋण एक सीजनल फसली ऋण होता था जो फसल की शुरुआत पर मिलता था और फसल के पूरे होने पर वो चुकाना पड़ता था, राज में जमा कराना पड़ता था। तो ये जो टकावी है, ये टकावी आधुनिक काल में भी खास तौर पर राजस्थान में तो प्रचलित थी, लेकिन वो टकावी ऊँट के मुँह में जी रहा था, क्योंकि ये जो टकावी है वो व्यवस्था केवल खालसा भूमि में थी, जो राज्य की सीधे भूमि थी। जागीर क्षेत्रों में टकावी की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो खैर वो तो मामूली चीज़ है टकावी तो ये जो साहूकारी एजेंसीज हैं, इनमें सबसे बड़ा तो गांव का बोहरा था, जैसे साहूकार कहो, बोहरा कहें, महाजन कहें, और जो कठोर भाषा में कहते हैं तो वो लोग मतलब डेरोगेटरी लैंग्वेज सूदखोर भी कहते हैं। तो ये जो है प्रमुख एजेंसी यही थी। दूसरी एजेंसी में छोटे दुकानदार थे जो परचूने का काम भी करते थे और छोटे स्तर पर व्यापार भी कर लेते थे। 10 मन 20 मन की खरीदारी 50 मन की कर ली और मंडी में जाके बेच आए गांव से खरीदारी करके, और उनके पास सरप्लस बहुत नहीं होता था। तो वो जो खास कुछ लोगों को जो उनसे जुड़े होते थे उनको थोड़ा बहुत ऋण आवश्यकता पड़ने पर दे देते थे। तीसरे थे भू राजस्व अधिकारी और कर्मचारी जो गलत रास्तों से धन कमाते थे और वही उस धन को फिर किसानों को इंटरेस्ट पर दे देते थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ऊंची होती थी और वसूली में वो अधिक कड़ाई बरतते थे, क्योंकि बोहरा ये कहता था अगर भाई चलो कैपेबल नहीं है कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे, और उस खाते को आगे चलाते रखते हैं। लेकिन ये लोग तो इनको तो फसल के एंड पर वसूली करते ही थे, तो ये भी छोटा मोटा ये व्यवसाय कर लेते थे। लेकिन अधिकांश किसान इन भू राजस्व अधिकारी कर्मचारियों से बचता था, इनके चुंगल में फंसना नहीं चाहता था। जैसे मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा कि जब आदिवासी क्षेत्रों में खासतौर पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में भीलों के क्षेत्रों में जब टैक्स लगाया गया, रेवेन्यू लगाई गई, उन रेवेन्यू को वसूल करने के लिए और भीलों के दमन के लिए मकरानी पठानों को हायर किया गया था। मकरानी पठान क्या करते थे, भीलों को 5 रुपये 10 रुपये 100 रुपये उधार दे देते थे और उसको मल्टीप्लाई कर लेते थे, और अंत में ये स्थिति तक आती थी कि आदिवासियों के बच्चों को वो उनसे छीन लेते थे गिरवी रखवा करके। ये तो श्यामल दास ने भी वीर विनोद में लिखा है कि ये जो मकरानी पठान हैं ये गरीब इनको आदिवासियों को 50-100 रुपये दे करके उसको 1000-10,000 में कन्वर्ट कर देते हैं और बाद में इनके बच्चों को छीन लेते हैं, जिन्हें वो लौंडी और गुलाम बना देते हैं। ये विवरण श्यामल दास जी लिखते हैं। तो आप भी देखें कि ये जो वो भी राजस्व के कर्मचारी थे एक तरीके से, तो ये भी ये धन व्यवसाय करते थे। इसके अलावा जो धनी किसान होते थे, धनी किसान में मेनली वे लोग थे जो विश्वेदार थे, बापीदार थे, परमानेंट उनका आधार होता था। तो ये जो है भी करते थे। कई जगह ऐसा भी था कि पटेल भी है आदमी और आदमी बोहरा भी है, ऐसे भी हैं, और पटेल है, बोहरा है, और साथ ही साथ वो व्यापारी भी है। तो ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं, लेकिन ये जो खास है वो बोहरा ही होता था, जिसका काम लेन देन का ही
हुआ करता था। और इसके अलावा राज्य की ओर से तकाबी की व्यवस्था थी जो खालसा भूमि में थी। और 1940 के बाद संपूर्ण राजस्थान में हम देखते हैं देशी रियासतों के होते हुए भी इन रियासतों में सहकारी समितियों का गठन होने शुरू हुआ और सहकारी समितियों के माध्यम से सरकारी ऋण किसानों को मिलने लगा। वो 1949 जब जहाँ तक कि इन प्रिंसिपल स्टेट्स का अस्तित्व रहता है तब तक वो अधिक लोकप्रिय व्यवस्था नहीं हो पाई थी और उसका विस्तार भी सीमित वही खालसा भूमि तक ही था। अब जो अगला बिंदु है ग्रामीण कर्जदारी का, तो हम ये देख लें कि कर्जदारी का वॉल्यूम ऑफ इंडेप्टेडनेस क्या थी। जो किसानों की कर्जदारी है, ऋणग्रस्तता है, वो क्या थी। तो उस समय के तत्कालीन स्रोतों से ये पता चलता है कि लगभग 90% किसान कर्जदारी से ग्रसित था। अधिकांश जगह स्थिति ये हो गई थी, बहुरे किसानों के स्वामी हो गए थे और किसान कृषिदास के रूप में परिवर्तित हो चुके थे। जोधपुर राज्य की एक सहकारिता रिपोर्ट है जो 1920 के आसपास की है। उसमें सरकारी रिपोर्ट है जिसमें खास तौर पर लिखा हुआ है कि यहाँ स्थिति यह है, किसान संपूर्ण पैदावार महाजन को सौंप देते हैं खलिहान में ही, और उसके बाद खाने पीने के लिए फिर से वो ऋण लेना आरंभ कर देते हैं। 1920 में बीकानेर की एक बैंकिंग इंक्वायरी रिपोर्ट, ये 1920 का जो वर्ष है ये बहुत महत्वपूर्ण है, असहयोग आंदोलन के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन 1920 के आसपास देखते हैं राजस्थान में भी किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर थे और किसानों के लैंड रेवेन्यू के अतिरिक्त जो मुद्दे थे उनमें कर्जदारी का मुद्दा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। और कर्जदारी की वजह से कृषि का में गिरावट भी आ रही थी। जब राज्य से जो है अलार्म हुआ, चौंका अब राज्य के भी ये हुआ क्या, तो उन्होंने इसके लिए कुछ राहत के तरीके निकालने शुरू किए, जिसके लिए बीकानेर की ये जो बैंकिंग इंक्वायरी रिपोर्ट है इसमें ये पाया गया था कि किसान जो है उसका प्रति व्यक्ति पर 174 रुपये का ऋणभार है, 174। ये इट्स ए सच ए बिग अमाउंट इन 1920। अगर हम इससे कन्वर्जन करेंगे, तो मैंने किया नहीं है, आप कन्वर्जन करके देखेंगे तो पता चलेगा कि प्रति व्यक्ति किसान 174 रुपये का ऋणभार था। 1939 में भरतपुर स्टेट का एक आंकड़ा आया था सामने, जिसमें टोटल कर्जदारी की अमाउंट बताई गई थी, वो 2,16,54,912 रुपये थी ग्रामीण कर्जदारी, किसान की कर्जदारी की। और 1943 में जयपुर राज्य ने का एक सर्वे एक अर्थशास्त्री ने किया उस समय, उसने ये पाया कि यहाँ जो प्रति किसान 174 रुपये 4 आने कर्ज है। तो कर्ज की वॉल्यूम भी खूब था और बिना कर्ज तो कोई किसान रेयर था, जिसकी मैंने एक धनी किसान की बात की है। इट वॉज हार्डली 1%, लेस देन 1% जो ये कर्ज भी दे देता था और जो समृद्ध था। 10% कुल ऐसे थे जो आत्मनिर्भर थे, बाकी 90% ऋण पर ही अपना गुजारा करते थे। ऋण जो थे वो 3 प्रकार के होते थे। एक तो अन्न ही ऋण के रूप में लिया जाता था, और बीज भी खाद की वो बीज भी लिया जाता था, बीज के लिए अन्न ही होता है। और जो दूसरे क्रॉप्स हैं जैसे दलहन है, तिलहन है, गन्ना है, अफीम है, कपास है, इसका बीज बोरे से नहीं लेते हैं, इसके लिए वो कैश ही लेते थे और इसको बाज़ार में जा कर के बाज़ार से ही खरीदते थे या दुकानदार ही ये उपलब्ध करवाता था। बाकी अन्न से जो ऋण लिया जाता खाने और बीज के लिए लिया जाता था। दूसरा नकदी ऋण था। नकदी ऋण अनाज के लिए भी लिया जा सकता है, और नकदी ऋण जो भी उसकी दैनिक आवश्यकताएँ हैं किसान की, जो उसकी आर्थिक आवश्यकताएँ हैं, उसके लिए वो नकदी में ऋण लेता था। और कई बार वो पशु भी ऋण में ले लेता था। मतलब जैसे एक मनी लेंडर है, बोहरा है, उसके पास कहीं अपने कर्जे के बदले में कई बार क्या होता था कि वो पशु भी ले लेते थे। जब वो हिसाब करना ही होता था कि भाई कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अगर कोई पशु उनके यहाँ इसमें आए होते थे, बैल भैंस वगैरह, तो किसान उसको भी जो है किसान को वो दे देते थे और उसको ऋण में सम्मिलित कर लेते थे। तो इस तरह के ऋणों की व्यवस्था खासतौर पर मिलती है। और जो ब्याज की दरें हैं वो कर्जदार की हैसियत पर और उसकी साख पर निर्भर करती थी कि उसके पास बेस क्या है, उसकी क्रेडिट क्या है। तो क्रेडिट की तो प्रॉब्लम राजस्थान में ज़्यादातर थी, क्योंकि जब किसान को पूर्ण
अधिकार प्राप्त नहीं थे खेती पे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जीरो अधिकार थे, कुछ तो अधिकार थे ही। तो वो भूमि ही एक तरह से एक क्रेडिट होती थी, जिसको क्रेडिट मान करके, और जो उसके एसेट्स होते थे, उसका पशुधन या उसका बिल्डिंग या जो भी है, तो उसको आधार करके तो ऋण का जो रेट है ये बहुत फ्लैक्चुएटिंग था, जो 18% मतलब जिसको 1.5 सैकड़ा कहते हैं, 18% से लेकर के 75% तक था। तो ये एक लंबा रेंज था ऋण के ब्याज के, इंटरेस्ट का। मैं आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी दूं, जैसे अगर अनाज ही लिया जाता है ऋण में और लिख लिया गया कि भाई ये 1 मन अनाज लिया, तो उस समय सिस्टम ये था कि 40 सेर अनाज 1 मन का होता था। तो इसका सवाया सिस्टम था कि 1.25 मन जो है तुम्हें फसल पे देना है, किंतु वास्तविकता क्या होती थी कि फसल पे 50 सेर देना है, 10 सेर का ही मामला है। लेकिन होता क्या था कि ज़्यादातर जो ये अनाज जो लिया जाता था ऋण पे, वो 6 महीने के लिए लिया जाता था। तो जो 40 सेर उसको 6 माह के लिए लिया जा रहा है, उसने उसे 45 सेर देना है, लेकिन वो 40 की जगह उसको 35 सेर ही मिलता है और 45 सेर वसूल होता है। तो 10 सेर जो है वो 6 महीने में ही हो गया। तो इस तरह से क्या है कि ये 1.5 गुना हो जाता था। और अगर अनाज जो है उसको अगर मूल्य में उस समय कन्वर्ट कर लिया, तो उसको रकम लिख दी जाती थी कि भाई इतने का अनाज दिया, तो उतना रुपया उस पर उधार हो गया। और जिस समय वो अनाज लिया गया, उस समय क्या है, वो जब वो अनाज लेता है किसान ज़्यादातर, तो जब फसल से जो दूरी बढ़ने लगती है कि भाई फसल पैदा हुई, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, फिर अगली फसल आएगी अगले 4 महीने में, तो वो लेता है। तो उसको क्या है, उस समय अनाज का मूल्य ज़्यादा होता है। और जब वो खुद का पैदावार लेके आता है और जब उसको अगर नकदी में चुकाना है, तो वो कम पैसे में बिकता है। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें काफ़ी जो है फ्लैक्चुएट हो जाता था। दूसरा क्या होता है कि अगर जो अनाज का कर्जा और अनाज में आपको अदा करना है, तो एक बात और थी, जो अनाज वो ऋण में लेता था वो कई बार पुराना, भुना हुआ, गला सड़ा अनाज होता था, क्योंकि उसकी चॉइसेज नहीं हो सकती थी। किंतु जब वो अनाज वापस करता था फसल के टाइम पे, तो वो बिल्कुल अच्छा अनाज होता था। तो ये भी एक उसका अंदर की बात है। तो अब जो मैं ख़ास बात कहना चाह रहा हूँ कि ये जो ब्याज का जो दर है वो नकदी पर 18 से लेकर के 75% तक थी, और उसमें भी सवाया सिस्टम भी था। और सवाया सिस्टम में 1 रुपये का 1.25 रुपया, 100 रुपये का 1.25 रुपया। किंतु यह रेट जो है यूँ प्रचलित नहीं थी कि अगर 100 रुपये कोई ले रहा है सवाई पे, तो उसको ये होता था 25% पे है, तो वो ये करते हैं कि उसको 75 रुपये देते हैं, 25 रुपये ब्याज तो पहले ही काट लिया, और 125 की वसूली कर रहे हो आप, तो ये तो 50 रुपये हो गया। तो ऐसे भी उदाहरण खूब मिलते हैं। लेकिन 1920 के बाद इस तरह की प्रथाओं पर रोक लगी। दूसरा ये माना गया था कि जो बोहरा लोग हैं, ये एक तो कूट भाषा का प्रयोग करते हैं, और कूट भाषा का प्रयोग करके ये कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी मानते हैं, और फिर अंग्रेजी कानूनों का फ़ायदा उठाते हुए कोर्ट की भी धमकी दे सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में एविडेंस चलता है। और किसान चाहे पढ़ा लिखा भी हो, तो भी वो उनकी कूट भाषा को समझ नहीं पाता था। एक तो ये बात होती थी। दूसरा क्या है कि जो लिखता था वो बोहरा ही लिखता था। तो 1920 के बाद ऐसे ये दिखाई देने लगा कि बोहरे को इस बात के लिए पाबंद किया गया कि वह स्वयं खाता नहीं लिखेगा, खाता लिखने वाला एक थर्ड पर्सन होगा, बोहरा और किसान के बीच में। तो खाता लिखने वाले लोग मुनीम या पंडित लोग होते थे जो खाता लिखते थे, तो वो एक एविडेंस भी बन जाते थे कि उन्होंने ये खाता लिखा है और इतना ही पैसा दिया गया है, जिससे कि कहीं कोई हेरा फेरी के चांस ना हो। और जो लिखने वाला होता था पंडित मुनीम, उसको लिखाई का पैसा देना होता था, टका देना पड़ता था लिखाई का। वो टका भी किसान के हिस्से में आता था। उसकी फ़ीस जो है महाजन नहीं देता था, बोहरा नहीं देता था, उसकी फ़ीस जो है वो किसान से ही वसूल की जाती थी। अगर किसान पर नहीं तो किसान के उसमें मार लेते थे, और बोहरा जी उसको पेमेंट कर देते थे, लेकिन मार लेते थे कि ये लिखाई का बाकू दिया और उधार इसके ऊपर, इस तरह से। और एक बड़ी अच्छी बात थी, जो रिकॉर्ड कीपिंग था महाजनों का बहुत परफेक्ट था। वो ठीक है, वो कूट भाषा अपनी जगह पे है, उनकी अपनी लैंग्वेज होगी, लेकिन
जो बहियाँ हैं उनको रख रखाव का जो तरीका होता था, खाते की खाताबंदी, खातों को पलटना, ये सारा एक सिस्टमेटिक चलता था। और आप एक आसामी की जो फैमिली हिस्ट्री है वो भी बोरा जी के रिकॉर्ड से निकाल सकते हैं कि किसको बेटा कौन, किसका बल्द कौन, किसका क्या, ये सारे उसमें विवरण मिलते हैं। और अनेक ब्याह शादियों में कर्जा लिया तो उसको भी खास तौर लिखा जाता है, बाकी बेटा की शादी के टाइम पे हथों पे सो दियो, तो ये तमाम बातें उसमें होती हैं। तो ये जो कर्जे का भुगतान है वो किस रूप में होता था? एक तो ये होता था खलिहान से फसल को उठवा लिया जाता था। कई बार ये होता था किसान अगर सक्षम है तो ठीक है, वो अपना मंडी या बाज़ार में जहाँ बेचे और बेच करके वो ऋण की अदायगी कर दे। अगर जैसे डिफ़ॉल्टर है ज़्यादा किसान तो उसके पशु और कृषि उपकरण भी जो है जब्त किए जा सकते थे। इवन औरतों के गहने भी जब्त किए जा सकते थे। और खाता तो चलते रहते थे। आगे जैसे लग रहा है कि ये खाता भी नहीं चल पाएगा क्योंकि इसकी किसान की हालत बहुत डामाडोल हो गई है, ये जो है रिवोल्यूशन इसका मुश्किल है, ये बर्बाद हो चुका है। तो उसको हाली बनने के लिए ऑफ़र दे देते थे बोरे कि भाई आप जो है हाली का काम करें। हाली जो हलवाई होते हैं तो उनको हाली बना लेते थे और हाली बनाकर उनसे काम करते रहते थे। यहाँ तक भी होता था सूद के बदले बच्चे भी बेच दिए जाते थे, बच्चे गिरवी रख दिए जाते थे। ये सारे उदाहरण मिलते हैं। इसलिए क्या है कि एक तरफ जब महाजन की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी कि वो उन किसानों को क्रेडिट उपलब्ध कराता था जिनको और कोई पैसा नहीं दे सकता था, तो उससे सहारे वे अपना जीवन यापन करते थे और अपने व्यवसाय का संचालन करते थे। किंतु उसके बदले उनका गाढ़ा शोषण होता था और उनको बहुत अधिक भुगतान करना पड़ता था। और सूदखोरों के बारे में बाद में, महाजनों के बारे में जो कहावत चलने लगी, एक बजरंग लाल लोहिया ने उन्होंने किताब लिखी राजस्थान की जातियाँ। लोहिया जी स्वयं बढ़िया थे और बनिया भी इस बिज़नेस में काफ़ी थे महाजनी में। तो उसमें था कि बनिया थारी बाण कोई नर जाने नहीं, पानी पीवे छाण लोहू ए छाने पीवे। कि बनिया तो तेरी आदत कोई नहीं समझता, बनिया थारी बाण कोई नर जाने नहीं, कोई नहीं जानता है। पानी पीवे छान, पानी तो छान के पीते हो तुम, लेकिन लोहू बिना छाने पी जाते हो। ऐसे एक कहावत थी कि जिन घर लाग्यो बाणियों उन घर जाता जानियो। जिस घर से बनिया लग गया, बोरा लग गया, समझो वो घर तो चला ही जाएगा। इस तरह की कहावतें भी सामने आई। तो जो एक बुरा रूप उसका है वो सामने आया। यहाँ तक भी कहावत मिली कि ये जो है जैसे जान मारे बनिया अनजान मारे चोर। बनिया तो ये जो बोरा है, मनी लेंडर है, ये जान पहचान के आदमी को मारता है, जबकि चोर अनजान के यहाँ चोरी करता है। ये तमाम बातें थी। लेकिन और ये जो जागीरदार, ये जो बोरा हैं, बोरा जो है छोटे मोटे ये जो है अथॉरिटी बन चुके थे, जागीरदारों की तरह बिहेव करते थे और वो अपने आसामियों से बेगार भी लेते थे। जागीरदार और राजा तो बेगार लेते ही थे, लेकिन बोरा भी बेगार लेते थे। अगर बोरा के यहाँ बैलगाड़ी का काम पड़ गया तो आसामी को केवल पेटिया के बदले, मतलब भोजन के बदले पूरे दिन धुलाई का काम करना है। पेटिया मिल जाएगा, पशुओं को चारा मिल जाएगा, ये सारी व्यवस्था होगी। तो ऐसे तरह की व्यवस्थाएं थीं। तो अब मैं इसमें ज़्यादा और विस्तार से क्या बोलूँ, लेकिन हाँ ये भी था कि बोरा साथ ही साथ कुछ ऐसे चैरिटी के काम भी करते थे ताकि समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे। प्याऊ लगवाना, मंदिर में कोई कमरा बनवा देना या कोई अथाई चौपाल बनवा देना। तो ऐसे जो सार्वजनिक लाभ की चीज़ें होती थी उनमें बोरा जी जो है अपना थोड़ा चैरिटी करते रहते थे। और उनके मन में भी होता था कि भाई धर्म करने से पाप नहीं लगता है, यदि मैंने पाप किए होंगे तो इस पुण्य कार्यों के करने से मेरे पाप धुल जाएंगे। अब ये इस व्यवस्था का विश्लेषण और कई तरीक़ों से किया जा सकता है। तो ये जो है अब जो अंतिम इसका पार्ट है वो है कि किसानों की कर्जदारी के दुष्परिणाम क्या थे उस समय। तो उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम कृषि का पिछड़ापन था, क्योंकि कृषक के पास अधिशेष धन नहीं था। इसलिए कृषि की तरक्की के लिए वो किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट, किसी तरह का वो लागत लगाने में असमर्थ था। इससे खेती पिछड़ने लगी। आपको मैं इसका एक उदाहरण दूँ, जैसे बीज है। आज तो बीज सारा बाज़ार से लेते हैं, उस समय क्या था, बीज जो है किसान बोरा से लेता था। और कई बार क्या है, जो बोरा जो ग्रेन मर्चेंट भी होता था उसके क्या होते थे, अनाज के कोठार भरे रहते थे। तो जो अच्छा अनाज था वो ज़्यादातर बिक चुका होता था। और जब बीज का टाइम आता था तो जो लोअर क्वालिटी का
अनाज था वो बीज के रूप में उपयोग होता था, और जो लोअर क्वालिटी का बीज होगा उत्पादन क्या होगा। इसका वैसे खुलासा बहुत पहले एक वोल्केकर की रिपोर्ट है, एक केमिस्ट थे, इसके कंसल्टिंग केमिस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के, और उन्होंने ये रिपोर्ट 19वीं सेंचुरी में दी थी, जिसमें ये कहा था कि जो भारतीय किसान हैं उसके कौन कौन से डिफेक्टिव तरीके हैं। उसमें एक तरीका ये बताया गया था कि वो बीज के लिए गांव के भोरा पर डिपेंड करता है, जिसमें कई बार पुराना और भुना हुआ अनाज मिल जाता है, इससे उत्पादन गिरता है। इसके अलावा जो कर्जदारी है, तो कर्जदारी के कारण किसान को पर्याप्त मात्रा में काम के लिए, कृषि के लिए ये जो है पशु बैल पर्याप्त नहीं मिल पाते थे, अच्छी क्वालिटी के नहीं मिल पाते थे, जो कि ज़्यादा जिनकी कार्य क्षमता हो तो जैसे तैसे वो धरती को कुरेद करके और उसमें बीज डालने का काम ही कर पाता था। दूसरा, जब कृषि भूमि गैर कृषकों के हाथ में जाएगी तो उससे भी कृषि का पिछड़ापन बढ़ता था। एक जो है, जब किसान ओवर वो हो जाता था, कर्जदार ज़्यादा ऋणग्रस्त हो जाता था, तो कई बार निष्क्रमण कर जाता था। तो जो माइग्रेशन है वो भी एक इसके परिणाम को हम देखते हैं। और सबसे बड़ा किसानों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता था, क्योंकि वो गरीबी के कारण एक तो पर्याप्त और उच्च क्वालिटी का जो है न्यूट्रिटिव बिल्कुल पौष्टिक आहार नहीं ले पाता था। दूसरा क्या है कि जब कर्जा चुकाने का मसला आता था तो किसान अपने मूल्यवान घी और दूध को भी कर्जे के बदले में बेच करके कर्जा चुकाने लगता था और स्वयं नहीं खाता था, तो उसमें पौष्टिकता नहीं रहती थी। और इसके बाद क्या होता था, जरा भी मौसम विपरीत हो या जो ट्रॉपिकल डिजीजेज, जो मौसमी बीमारियां या जो यहाँ की भौगोलिक क्षेत्र की बीमारियां फैलने लगती थी, तो किसान आसानी से बीमारियों का शिकार होता था और वही बीमारियां फिर महामारी का रूप धारण कर लेती थी। तो इस तरह से किसान जो है जीवित था एक मार्जिन पे कि वो खेती करता रहे और जिनको आवश्यकता है उस उपज की, उस उपज से उनका पेट बढ़ता रहे। तो किसान किन विपरीत परिस्थितियों में, किन ऑड्स के बीच में गुजरा है। आज जो है किसान, उसकी स्थिति थोड़ी भिन्न है। उसमें एक वर्ग है जो टोटल पीजेंट्री का हमने तो अबाउट 5% लोग हैं जो कुलक्स या बड़े जमींदारों की श्रेणी में आते हैं। बाकी तो छोटे किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और अब तो इतने छोटे किसान भी हैं कि उनको कहने के लिए किसान हैं, लेकिन उनकी जो खेती है वो उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। वो उसके अतिरिक्त वो जो है दूसरे साधन भी ढूंढता है, चाहे मजदूरी हो, चाहे कोई नौकरी हो, या जो भी कोई ऐसा भी काम मिल सके। अब जो है अंतिम जो बात कहूँगा कि सामाजिक बुराइयां जो हैं वो भी ग्रामीण कर्जदारी के कारण हुई, जिसमें कन्या बिक्री एक बहुत बड़ा यहाँ का अभिशाप रहा है। राजस्थान का क्या, संपूर्ण भारत का ही। तो ये जो ब्राइड प्राइस है, लड़कियों को लोग बेच देते थे धन के बदले में, और उसका दुष्परिणाम होता था कि अनमेल विवाह और बाल विवाह भी होते थे। लोग जो है बहुएं खरीद लेते थे, और वो जो पैसा है वो महाजन, यहाँ तक है महाजन बिचौलिए का काम भी करते थे। कई बार लड़की और लड़के वाले के बीच में इस तरह के सौदे तय करवाने में भी भूमिका निभाते थे। तो इस तरह से क्या है, कन्या बिक्री, बाल विवाह, अनमेल विवाह, और इसके अलावा हम देखें तो जो है मानव का व्यापार, जो बच्चों के पुत्रों को खासतौर पर बंधक बनाने की प्रथा थी। अगर किसान नहीं है, इनकैपेबल है रिपेमेंट में, तो उसके बेटी को कभी बंधक नहीं बनाया गया, लेकिन पुत्र को बंधक भी बना लिया जाता था। और जो बंधक है उस बंधक को जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक कि ऋण की अदायगी नहीं हो जाएगी, तो उस बंधक को किसी और को सबलेट भी किया जा सकता है कि भाई इतना दो, मैं तो तेरे को सबलेट करता हूँ उसको। तो इस तरह का अनैतिक मानव व्यापार भी इससे बढ़ा। इसके अलावा एक सागड़ी या हाली प्रथा शुरू हुई, जिसमें बंधक मजदूर, इसको हम बंधुआ मजदूरी कहें, बॉन्डेड लेबर। तो बॉन्डेड लेबर की एक बुराई इसके द्वारा पैदा हुई, और बॉन्डेड लेबर जो है वो राजस्थान में सभी जगह ये प्रथा थी, अब भी है, लेकिन अब वो अलग तरह का है। अब जो बॉन्ड्स होते हैं वो इस तरह होता है, भाई साल भर के लिए मैं हाली रुक रहा हूँ और मैं इतना पैसा लूँगा, इतना एडवांस और इतना साल पूरा होने पर। तो अब वो क्या है कि उसके पास अपनी थोड़ी सी पावर है, बार्गेनिंग पावर, उसका लेबर बहुत महत्वपूर्ण हो गया, श्रम उसका, तो वो कर लेता है। पहले ये कुछ नहीं,
तो सीधा बात है कि बंधक हैं आप और ऋण आपका चुकाया जा रहा है, जब तक बाकी रहेगा आप ये, तो बंधुआ मजदूरी से मुक्ति नहीं हो पाती थी। तो अब जो है मैं बात करना चाहूँ थोड़ी सी कि ग्रामीण कर्जदारी की राहत के लिए 1920 के बाद राजस्थान में ख़ास तौर पर सोचा गया और 1936 में 1936 में जाकर के एक नियम बना जिसमें ये था कि दुधारू पशु और गाय के बछड़ों को सूदखोर नहीं ले सकता, तो वो बछड़ा ही बैल बनेगा। इसलिए एक तो ये हो गया कि ऋण के बदले महाजन जो है दुधारू पशु और बछड़े को नहीं लेगा। दूसरा 1941 में एक कानून बना जिसके बाद कृषि भूमि का गैर कृषकों के हाथों में नहीं जाएगी। और इसका निर्धारण कैसा होता था, इसका निर्धारण खास तौर पर जाति के आधार पर ही होता था। जिन जातियों को पेशेवर किसान माना जाता था, जो क्वालिफाइड पेजेंट्री थी, तो उनकी जात के आधार पर ये मान लेते थे। जिसमें ये था कि जैसे मान लो एक जाट है, उसकी भूमि ब्राह्मण को नहीं दी जा सकती, उसकी भूमि राजपूत को नहीं दी जा सकती, चाहे वो गरीब किसान ही हो, जाट और ब्राह्मण, तो राजपूत और ब्राह्मण, लेकिन उसको नहीं जा सकती। माली की भूमि जाट को जा सकती है, गुजर को जा सकती है, अहीर को जा सकती है, इन आपस में हो सकता है, लेकिन इट शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड टू दी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट। तो जो ट्रेडिशनली जो कास्ट एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है उनकी उस पर रोक लगी 1941 में जाके। और 1940 में ही यह सहकारिता का आंदोलन राजस्थान के राज्यों में शुरू था। आंदोलन तो क्या कहें, सहकारिता विभाग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस पर राजा महाराजाओं ने खोले, तो उनकी 1949 तक कोई अस्तित्व ज़्यादा कायम नहीं हो सका। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं 1818 से 1949 के बीच राजस्थान का किसान ऋणग्रस्त था और उसकी ऋणग्रस्तता के कारण उसका पिछड़ापन भी हुआ, उसमें अशिक्षा भी बढ़ी। वो अपने बच्चों को जो भोजन नहीं दे सकता, पूरी तरह से पालन पोषण में असमर्थ हो, वो शिक्षा तो क्या दिलवाएंगे। तो शिक्षा से वंचित, और मैं ये कहूँगा किसान में शिक्षा से वंचित केवल ये किसान जातियों के लोग ही नहीं, मैं तो ब्राह्मणों को जानता हूँ जो निरक्षर भट्टाचार्य हैं। मेरे ज़माने में भी मेरे साथ के बहुत से ऐसे ब्राह्मण लोग जिन्होंने स्कूल देखा ही नहीं, आज भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है, आज भी वो किसान मौजूद हैं कि जो जिनको पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, वो ब्राह्मण है कहने के लिए, लेकिन वो पुश्तौनी तौर पर खेती करते हैं। कुछ तो कास्टें ऐसी ब्राह्मणों की राजस्थान में जो एक्सक्लूसिवली पीजेंट्री हैं, हमेशा से वो फार्मर्स रहे। खैर वो एक अलग विषय है। तो कुल मिलाकर के अध्ययन काल के दौरान किसान की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी और वो ये कर्जदारी से उतना ही पीड़ित था जितनी कि वो जागीरदारी और राजतंत्रात्मक व्यवस्था के जो दमन और शोषण से वो दबा हुआ था, वैसे ही वो कर्ज से दबा हुआ था। इस तरह से किसान एक शोषण और दमन के बीच अपना जीवन यापन कर रहा था। धन्यवाद।